हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। हम उज्जैन से लॉ के सभी स्टूडेंट, खासकर कि वो महिलाएं जो विधि की विद्यार्थी हैं, आज यहाँ एकत्रित होकर विधि पर चर्चा कर रही हैं। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय महिलाओं को कितने अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों पर चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। चूँकि मैं इन सभी मेरी जो महिला मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ और बेसिकली मैं एक ऑथर और उर्दू पोएटेस हूँ। कहीं किसी शायरा ने कहा है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी औरों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। आइए आज हम वुमेन इंटरनेशनल लेवल पे जो मनाया जा रहा है उसको हम एक छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं, एक पहली स्टेप से हम शुरुआत कर रहे हैं। और जितने भी महिला संबंधित हमारे अधिकार हैं और महिलाओं से संबंधित जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, बल्कि अपराध नहीं, हीनस क्राइम्स हो रहे हैं, हमें इन सभी पर चर्चा करना है और उन महिलाओं को जागरूक करना है जो काबिल तो हैं, डिग्रीधारी हैं, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बिल्कुल नहीं है। दरअसल महिला को तो सशक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो शक्ति है जिसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित हैं। स्त्री पर बात करना, औरत पे बात करना, महिला पे बात करना, कई सारे सब्जेक्ट के सर्कल की बात करना है, क्योंकि कई सब्जेक्ट औरत से जाकर इंटरलिंक होते हैं। दुनिया को रचने वाली इस शक्ति को शायद ये विडंबना है इस मानव समाज की, क्या आज इस औरत को ही एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, इसी औरत को सशक्त करने की बात की जा रही है। सही लफ्ज़ तो होना चाहिए कि उसको जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास अधिकार भी हैं। वो मर्दों के दरबार में खड़े होकर अपने अधिकारों की भीख नहीं मांग रही है, वो इंसान होने का हक चाहती है। ना वो देवी बनना चाहती है, ना महिला अपने अधिकार अलग से चाहती है। एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि समाज के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष सत्तात्मक जो परिवार रहे हैं, उन्होंने जब देखा कि महिलाओं में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करना, इस पर रूल करना बहुत मुश्किल है, तो जब भी हमें किसी ताकतवर पर रूल करना होता है, जब भी हमें किसी ताकतवर पर कंट्रोल पाना होता है, तो हम उनके अधिकार छीनने लगते हैं। अंग्रेज़ों ने कई बरसों तक हम पर रूल किया, तो वो रोज़ रोज़ हमें जहर देकर नहीं मारते थे। उनका तरीका यही था कि वो हमारे राइट्स छीनते थे, हमारी इक्वलिटी को ख़त्म करते थे। और यही चीज़ आज़ादी के 70 साल बाद हम अपने मुल्क की औरतों के साथ कर रहे हैं, जिनका परसेंटेज ना सिर्फ मुल्क बल्कि अगर पूरी दुनिया की औरतों की बात की जाए तो आधी आबादी औरतों की है। और आप आधी आबादी को इनकेपेबल बनाकर मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुल्क को अगर बड़ा बनाना है तो आपको औरतों को एम्पावरमेंट करना होगा, औरतों को आगे बढ़ाना होगा। उनको ना सिर्फ घर में, ना सिर्फ बिज़नेस में, ना सिर्फ शिक्षा में, बल्कि जो कि हम 33% आरक्षण की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो मामले सारे हमारे पेंडिंग हैं। क्योंकि महिलाओं के जो अधिकारों की बात होती है, जब महिलाओं के किसी इशू की बात होती है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस में वो चीज़ें दब जाती हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 12% है। आप खुद सोचिए, अगर संसद में हमारा परसेंटेज बढ़ता है, अगर लेजिस्लेटिव में हमारा परसेंटेज बढ़ता है, तो औरत की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश और कोने कोने में पहुंचेगी। मैं एक चीज़ बहुत जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, ऑथर हूँ, पोएटेस हूँ, तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती हूँ। और मैंने एक चीज़ महसूस की है, क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट भी हूँ। शायद आपने कभी डार्विनवाद के बारे में सुना होगा, डार्विन के सिद्धांत के बारे में। डार्विन ने बताया था कि जीवों के अंदर जिस तरीके से इवोल्यूशन होता है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगी, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज या उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उन्होंने बताया था कि इंसान हो, परिंदे हों या पौधे हों, अपने आसपास के नेचर को एडॉप्ट कर लेते हैं, और जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है, एडेप्शन उस तरह से होने लगता है। आपने देखा होगा कि आपने कैमरे की इजाद के पहले कभी औरत को देखा है कि आदिम काल में औरत कैसी रही होगी? क्या वो इतनी ही नाजुक रही होगी? आज का हमारा सिनेमा क्या कर रहा है? क्या हमारी समाज की औरतों को बहुत वीक नहीं बना रहा है? और ये वीकनेस हमारे लिए कहाँ ख़तरनाक बन जाती है?
कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। हम अक्सर देखते हैं कि सिनेमा में फ़िल्म की जो हीरोइन होती है वो काफ़ी दुबली पतली स्लिम ट्रिम होती है। हमने जो हमारी एक इंडियन ब्यूटी थी, मिडिल ईस्ट की एक जो ब्यूटी थी, जो चबीनेस थी, जो एक भरा भरा शरीर और चेहरा होता था, आज हम उसको हिकारत से देखने लगे हैं। और वही कंटूरिंग और वही फैशन और वही चाइनीज़, जापानी और वेस्टर्न स्टाइल को अपनाने लगे हैं। हमारी बेटियां, बच्चियां जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं सिनेमा से और सोशल मीडिया और मीडिया के जितने भी स्टार्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने खाने पीने पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने आप को हमेशा 24-25 की कमर के चक्कर में वो अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि जब इन्हीं औरतों की शादी होती है, इन्हीं लड़कियों की जब शादी होती है, ये औरत बनती हैं, जब ये माँ बनती हैं, तो इनमें कैल्शियम, विटामिन और आयरन की कमी हो जाती है और वो सारी कमियाँ उनको गोलियों से पूरी करना पड़ती है। एक वजह ये भी हो सकती है, दूसरी वजह हमारे घर परिवार से भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की हालत ये है कि अगर घर में एक बेटा और एक बेटी होती है तो बेटी को हमेशा कोऑपरेटिव और केयरिंग गेम्स दिए जाते हैं, जैसे बर्बी डॉल है, घर घर खेलना है। वहीं अगर बेटा होता है तो उसको कार रेसिंग, सुपरमैन, ताकि वो अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव लेवल में आगे बढ़े। ये भेद जो बहुत छोटा छोटा घर में हमें नज़र नहीं आता है, यही भेद आगे चलकर महिला और पुरुष के बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर देता है और कहीं ना कहीं महिला के वीकनेस की यहीं से तैयारी शुरू हो जाती है। और ये ट्रेनिंग हर औरत को घर में दी जाती है और ये इतनी स्लो मोशन में होता है और ये इतना हिडन तरीके से होता है कि औरत इस कमज़ोरी को महसूस ही नहीं कर पाती है। आपके हाथ में अगर प्लास्टर चढ़ता है और 2 महीने बाद प्लास्टर कटता है तो आप महसूस करेंगे कि वो हाथ आपको कमज़ोर नज़र आने लगता है। तो सोचिए, सैकड़ों साल से इस औरत को कमज़ोर बनाया जा रहा है, इंटेंशली इसके पोटेंशियल को दबाया जा रहा है, इंटेंशली इसके पावर को दबाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस पर रूल किया जा सके, इसके राइट्स का वॉल्यूशन किया जा सके। और ना सिर्फ औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, बल्कि उसके जब वो पिता के घर होती है वहीं से उसके साथ मेंटल, इकोनॉमिकल वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे महिलाओं को कभी भी फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने या फाइनेंशियली उनको अवेयर करने के लिए घर से कोई सीख ही नहीं दी जाती है। पैसा किस तरह से कमाया जाता है, उसको कैसे संभाला जाता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये बेटों को तो बताया जाता है, बेटियों को नहीं बताया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे शायद मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारे मुल्क का, हमारे भारत देश जिस पर हमें बहुत गर्व है, जहाँ हम नदियों को भी माता कहते हैं, जहाँ हम हर औरत के अंदर एक देवी का रूप देखते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का रूप देखते हैं, हम उसको देवी तो बना देना चाहते हैं लेकिन इंसान होने के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सजी हुई एक मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह खड़ी हो लेकिन वो अपने अधिकारों की मांग ना करे। ये कितने शर्म की बात है कि साउथ अफ्रीका के छोटे मोटे मुल्कों से भी नीचे हमारा लेवल है और वो लेवल सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से है। आप देखेंगे कि वुमेन वर्कफोर्स हमारे हिंदुस्तान का 12% है, 4% है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप उठाकर देखेंगे तो औरतों का कंट्रीब्यूशन 4% है। काबिल औरतें ज़्यादा हैं। अगर वर्कफोर्स की बात करें तो मर्दों से ज़्यादा काम औरतें करती हैं, लेकिन फिर भी 90% सैलरी मर्द उठाते हैं। इन तमाम बातों और इन तमाम चीज़ों के लिए हम अपनी महिलाओं को, अपनी घरेलू महिलाओं को और ख़ासकर उन महिलाओं को जो कामकाजी हैं उनको जागरूक करने के लिए आज के इस सेशन की हमने शुरुआत की है। वन एकेडमी की ओर से ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है जिसके ज़रिए हम औरतों की आवाज़ औरतों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज औरतों से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हम आपको हमारी लॉ स्टूडेंट जो कि इस वीडियो में आपको उनका नाम भी पता चलेगा और उनका टॉपिक भी पता चलेगा, हम उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ पूनम गर्ग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विगत 3 वर्षों से वन स्टॉप सेंटर पे कार्य कर रही हूँ। मेरा सिलेक्शन विधि के छात्र हूँ और लीगल एडवाइज़र के रूप में ही वहाँ पर नियुक्ति हुई है।
मेरा वर्क मैं वहाँ केस वर्कर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैंने वहाँ पर अभी तक के जो 3 साल के प्रकरण देखे हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि वन स्टॉप सेंटर, एक जगह पर आके आप रुक जाइए। वहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को एक ऐसा कार्य के लिए प्रोत्साहन करती है कि जिसमें सारी सुविधाएं आपको निडर रूप से आप वहां बता सकते हैं। वहां पर आपको पारिवारिक माहौल मिलता है, महिला को परामर्श की सुविधा दी जाती है, आश्रय की सुविधा दी जाती है, मेडिकल की सुविधा दी जाती है। महिला अगर अपने हक के लिए आगे लड़ाई लड़ना चाहती है तो उसे न्यायालय के माध्यम से कोर्ट की सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर रहना, खाना, पीना महिला को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। महिला अपने हक के लिए इन सेंटरों के माध्यम से अपनी परेशानियों को आकर बता सकती है। वन स्टॉप सेंटर पे 2033 से ऊपर केसेस रजिस्टर्ड है। वन स्टॉप सेंटर 3 साल से विगत कार्यरत है और इन 2000 जो केस हमारे यहाँ पर आए हैं उसमें से मोस्टली समझौते ज़्यादा हुए हैं। अब फिर जो महिलाएं अगर समझौता नहीं करना चाहती है वो कोर्ट के माध्यम से अपना प्रकरण निराकरण कर लेती है। मेरा आज बोलने का यही पर्पस है कि किसी भी महिला को न्याय के लिए रुकना नहीं चाहिए, उसे पहल करना चाहिए। न्याय सभी के लिए है। कोई महिलाएं इसलिए स्टॉप तक नहीं आ पाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि कितनी महिलाएं अपने कुपोषण का शिकार हो रही हैं, जबकि आंगनवाड़ी में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। महिलाओं को दलिया, दूध, प्रोटीन सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पाती है। महिलाओं को अपने हक के लिए सारी चीज़ें का यूज़ करना चाहिए। महिलाएं जिस प्रकार से अपना शोषण हो करवा रही है या कर रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए वह 100 नंबर डायल करके पुलिस की भी मदद ले सकती है। पुलिस अगर एफआईआर करने में या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह भी वन स्टॉप सेंटर पर आकर बता सकती है। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए एफआईआर भी कराता है, प्लस उसको जिला विधिक की सहायता भी दिला देता है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें पीड़िताएं हमारे पास आने में कतराती है। हमने पड़ोसियों के माध्यम से जब सूचनाएं मिली है तब हम उनके यहाँ पर जाकर हमने महिलाओं से संपर्क किया है और ऐसी महिलाओं को हमने शेल्टर तक लेकर आए हैं और शेल्टर में उनको रहने, खाने, पीने की सबकी सुविधाएं कराकर उनके परिचित और उनके पति से जिनसे समस्या है उनको बुलाकर हमने उनका समझौता भी कराया है। आज उनका जब हम फीडबैक लेते हैं तो महिलाएं बहुत खुशी से और अच्छे से अपने परिवार में रह रही है। वन स्टॉप सेंटर पर काउंसलिंग कराने के बाद महिलाओं का निरंतर फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लेने के बाद महिलाएं ने जो फीडबैक दिए हैं उनसे महिलाएं बहुत खुश है। मैं सभी से यही चाहूँगी कि सरकार की जो ऐसी योजनाएं बनी हुई है उन सभी का वे मदद लें, हेल्प लें, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिरीन जाफरी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा आमतौर पे हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को फेस कर रही हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है? हम आजकल हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जहाँ पे औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके राइट्स को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती। तो ये सब वजह है घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा, जैसे कि मैं बात करूं कानूनी तौर पे, तो धारा 2 में हमें बताया गया है कि घरेलू हिंसा नहीं सिर्फ पति या ससुराल के द्वारा ही नहीं होती। घरेलू हिंसा हमारे अपने घर से शुरू होती है। हमारा भाई बाप जो हमें रूल करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जिन्हें हमें ये सिखाना चाहिए कि हम कैसे समाज से लड़ें, इंडिपेंडेंट बने, शिक्षित बने, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ, उसकी जगह हमें दबाया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। हमारी लिमिट्स बना दी जाती है हमें कंट्रोल करने के लिए। वही चीज़ हम बड़े होते हैं, उसी चीज़ को लेके वही चीज़ हमें ससुराल में फेस करनी होती है। जैसे माहौल में हम बड़े होते हैं उसी टाइप से फिर हमारी शादी हो जाती है, उसी टाइप से हमें ससुराल का माहौल मिलता है और हम सोचते हैं कि ये तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, ये तो है ही, ये तो होना ही है। पर ऐसा नहीं है। ये चीज़
घरेलू हिंसा में आती है जो हमें पता नहीं होती है, और ये पता होती नहीं है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें उस टाइप से शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए हमें ये अवेयरनेस नहीं है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी कि घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा सबसे पहले देखा जाए तो हमें अपने घर से देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या माहौल चल रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बाहर का क्या माहौल है, किसके साथ जा रहे हैं, क्या उनकी संगति है, स्कूल का कैसा माहौल है, जिनके साथ जा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, उनके साथ जा रहे हैं तो क्या माहौल है, कैसे हैं, ये सब चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अपने घर का माहौल इतना फ्रेंडली हमें बनाना चाहिए बच्चों के साथ कि बच्चे कुछ भी बात हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, खुल के हमसे शेयर कर सके, उनके मन में किसी चीज़ की झिझक ना हो, वो बोलने में ना कतराएं हमसे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या हम ये फेस कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा आरुषि केस, उसमें हमें आज तक नहीं पता चला कि वो ऑनर किलिंग थी या नौकर के द्वारा किया हुआ कुछ कृत्य था, पता ही नहीं चल पाया क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, वो झिझक ख़त्म नहीं हो पाती, बच्चे खुल के शेयर नहीं कर पाते। तो हमें उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए कि सारी बातें वो हमसे क्लियरली शेयर कर सके। दूसरी चीज़, आज हम देख रहे हैं कितने छेड़छाड़ के मामले, रेप केस हो जाते हैं, घर में ही देखा जाए तो घर में ही हमारे नौकर हो जाते हैं, हमारे काम वाले हो जाते हैं, जो बच्चों को हम घर पे छोड़ के जाते हैं नौकरों के भरोसे, तो वो हमें देखना होता है क्योंकि बच्चों को वो इतना डरा देते हैं कि बच्चे खुल के कुछ माँ बाप से बोल ही नहीं पाते, तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर मैं बात करूँ घरेलू हिंसा की, शादीशुदा जोड़े की या शादी के बाद जो घरेलू हिंसा होती है उसमें अगर हम देखते हैं हस्बैंड का वाइफ को टॉर्चर करना, घर वालों का कुछ बोलना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। शारीरिक अत्याचार उसमें आ जाता है, शारीरिक हिंसा आती है। शारीरिक हिंसा में मारना, धक्का देना, पीटना, ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा हम आगे चले तो मानसिक हिंसा के बारे में बात करूँगी। मानसिक हिंसा में ताने देना, दहेज को लेकर, बच्चे को लेकर ताने देना, तो ये मानसिक हिंसा में आता है। और आर्थिक हिंसा, अगर कोई महिला है वो कमा रही है बाहर जाके या उसको कोई वेतन किसी तरीके का मिल रहा है तो उससे वो वेतन छीन लेना, उसकी प्रॉपर्टी को बिना उससे बात किए बेच देना, उसको मेंटेनेंस ना देना, खर्चा ना उठाना, चिकित्सा सुविधा ना देना, ये भी एक तरीके की हिंसा ही है जो आप महिला के साथ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं, पर महिला इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ अपनी शिकायत करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने सखी सेंटर्स खोले हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें आप जाके अपनी शिकायत रख सकते हैं उनके सामने, या आप न्यायालय में जाके DIR फॉर्म होता है वो आप फिल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जिससे 3 दिन में आपके जो भी आपने शिकायत करी है उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। उन 3 दिन के अंदर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हैं जाके DIR फॉर्म के थ्रू, जो आपको न्यायालय के द्वारा भरा जाएगा, जो आप जाकर भर सकते हैं। सखी सेंटर्स के थ्रू आप जा सकते हैं। अंत में मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि महिला का शिक्षित होना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो उससे आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, समाज शिक्षित होगा। तो महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने आप को अवेयर कर पाएगी और अपने हक के लिए लड़ पाएगी। थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेहरान जाफरी, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेविका विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हूँ। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से विगत 7 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और जिसके अंतर्गत मैंने कई क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किया है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे वर्ष 2018-19 के लिए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व भी मुझे मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक के लिए दिया गया है और ये सभी अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं, इसके अलावा भी मुझे विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा विक्रम अवार्ड मिला है और अन्य कई संस्थाओं द्वारा और जिला स्तर पे कई पुरस्कार से नवाजा गया है।
ये सभी पुरस्कार मुझे अपनी कम्युनिटी सर्विस के लिए मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एनएसएस से जुड़ी हुई हूँ और मैं कई जगह जाती रहती हूँ। हमारे शिविरों का आयोजन होता है और उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि समाज के बीच में रहकर समाज सेवा से जुड़कर, मतलब सामाजिक क्षेत्र में आप किस तरीके से समाज सेवा का कार्य करते हैं। एक विद्या से जुड़े हुए विद्यार्थी समाज में जाकर किस तरीके से कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हम जब शिविरों का जब आयोजन होता है तब हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने अधिकारों को लेकर और पूरे टाइम काम में लगी रहती है, अशिक्षित हैं। बहुत बड़ा रेशो है हमारे वहाँ भारत में कि बहुत सारी महिलाएं अशिक्षित हैं और वो अशिक्षित हैं इसलिए वो अवेयर नहीं हो पा रही हैं ज़्यादा अपने अधिकारों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर और कैसे उन्हें अपने इस समाज में अपनी एक पहचान बनाना है उसको लेकर। जब भी हम महिलाओं का नाम सुनते हैं, जैसे महिलाएं हैं, कन्या हैं, बेटी है, ये जो भी शब्द हम सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ शब्द ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, कन्या समृद्धि और नारी शक्ति, नारी सुरक्षा। तो ये शब्द क्यों हैं, समाज में इनकी क्या ज़रूरत है और मतलब हमें क्या ज़रूरत है इनको इतना प्रमोट करने की, इन शब्दों को? क्योंकि इस देश को या किसी भी समाज को अगर आपको विकास करना है तो उसमें सबसे ज़रूरी है महिलाओं का उत्थान। जब महिलाओं का उत्थान अगर सही तरीके से होता है, क्योंकि महिलाओं को समाज में, इस देश में समान अधिकार प्राप्त हैं और जब महिलाओं का उत्थान होता है तो ये पाया गया है कि आर्थिक दृष्टि से भी किसी भी देश का एक सशक्त रूप से विकास होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं में अवेयरनेस की। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो विचार और कार्यशैली में बदलाव की। हम देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुषों को दोष दिया जाता है कि वो नारियों को अत्याचार करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, पर एक सबसे बड़ी सच्चाई इस बात में है कि महिलाएं ही अपने अधिकारों को लेकर अवेयर नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। उन्हें बस एक मेंटलिटी उनकी सेट है कि हम कमज़ोर हैं, हमें हमेशा अपने अस्तित्व की पहचान हमें हमेशा पुरुषों से मिलेगी। तो ये जो एक डर जो महिलाओं के मन में है, ये उन्हें बचपन से ही ये डाला गया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अवेयरनेस की है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे शिक्षित होना है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें उन्हें पाना कैसे, एक समाज में अपनी पहचान कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए। जब हम काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम हमारा विशेष तौर से यही रहता है कि हम घरों घर जाकर महिलाओं को परामर्श दें, उन्हें समझाएं कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने महिलाओं के पास जाकर उन्हें आर्थिक क्षेत्र में वो कैसे प्रगति कर सकती हैं, अब छोटे उद्योगों से बाहर निकल कर कैसे काम कर सकती हैं, अपनी पहचान कैसे बना सकती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक महिला के लिए अगर वो प्रगति करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक फैमिली सपोर्ट। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो वो अपने समाज के साथ साथ अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करती हैं और हमें भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर के साथ साथ बेहतरीन भी बनानी है ताकि हम भी खुश रहें और हमसे जुड़े हुए लोग भी। धन्यवाद। Hello everyone, myself Rashmi Vinod Chorsia. I am director of One Academy. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत में महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है और कई जगहों पर तो बेटियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। आज महिलाएं काफी शिक्षित है और वो पुरुषों के समान कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, हर क्षेत्र में अपने करियर को या अपने काम को अच्छी से निर्वाह कर रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी, फिर भी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है। इस ओर मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहूंगी कि उनके साथ जो शोषण होता है वो उससे कैसे अपने आप को छुटकारा पाए, कैसे अपने अधिकारों को जाने। कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिनमें महिला कर्मचारी को शाम के वक्त
कार्य करने की मनाही की गई है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसे भी है जैसे कि पुलिस हुआ, कमिश्नर हुआ, डॉक्टर हुआ, उन्हें प्रशासन की ओर से अपने कार्य कर्तव्य को निर्वाह करना होता है। लेकिन ऐसे कुछ मैं मामले आपको बताना चाहूंगी जिसमें जैसे विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। इस मामले में इस मामले में एक महिला कर्मचारी एक टाइपिस्ट होने के साथ साथ क्लर्क भी है, लेकिन एक अच्छी स्टेनो नहीं होने के कारण अपने कंपनी के चेयरमैन के निजी सचिव के साथ अपने काम में मदद लेती थी। वह निजी सचिव जो काम में हेल्प तो करता था, लेकिन उसके साथ छेड़खानी भी कई बार कर चुका है। उसने उस महिला ने कई बार आपत्ति भी जताई, लेकिन उसने ये क्रियाएं बार बार दोहराई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो उस महिला को चेयरमैन से मिलाने के बहाने ताज होटल ले गया। वहां पर उसने महिला के साथ छेड़खानी भी की और चेयरमैन से मिलाया भी, लेकिन उसके बाद भी उसने वही प्रक्रिया बार बार दोहराई। अंत में महिला तंग आकर उसने अपने चेयरमैन से उस निजी सचिव के खिलाफ लिखित कार्यवाही की और यह मामला न्यायालय में गया, उसे न्याय मिला। ऐसा एक और मामला है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। इस मामले में एयर इंडिया कंपनी की कुछ ऐसे नियम शर्तें थी कि जहाँ पर ये महिलाएं जो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही है, न तो उन्हें गर्भवती होने की इजाजत थी, न ही उन्हें विवाह करने की इजाजत थी। उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करते हुए कहा है कि यह तो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि श्रम विधि के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को खान पान, रहने की और शौचालय की अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रसव प्रसूति अधिनियम 1961 के पारित होने के पूर्व जो महिलाएं गर्भवती होती थी उन्हें न तो वेतन दिया जाता था और न ही अवकाश दिया जाता था। इसके चलते कुछ महिलाओं को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन आज महिलाएं जो गर्भवती है उन्हें कम से कम 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाता है और साथ में वेतन भी दिया जाता है। इसके अलावा हमारी जो पूर्व मानव संसाधन स्मृति ईरानी मंत्री जो है, उन्होंने एक ऐसे नियम बनाए हैं कि जो महिलाएं कार्यस्थल पर अपने बच्चों को तो साथ में ले जा सकती है, उनका दुग्ध स्तनपान भी करा सकती है, और इसके अलावा उनके साथ जो महिलाएं काम कर रही है वो उनके बच्चों का भी लालन पालन भी करेगी और साथ में उनको उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना उसे पहले दिया जाता था। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा चौहान, लॉ स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महिला दिवस है। इस मौके पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं महिला दिवस मनाने के लिए। आज हम महिलाओं से रिलेटेड जो भी उनका शोषण हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आज महिला दिवस है तो महिलाओं के बारे में ही बात की जाएगी। अधिकांश जगह हम देखते हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और रेप केसेस और भी ऐसे कई क्राइम हैं जो महिलाओं को हो रहे हैं, पर कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ तक कि खुद महिला भी नहीं उठाती है, क्योंकि वो इतनी सक्षम ही नहीं है कि वो है ना इसके प्रति आवाज़ उठा पाए। उन्हें अपने लीगल राइट से नहीं पता है, वो बस घर की 4 दीवारियों में ही रहती है, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो बाहर जाएगी तो सशक्त होगी, जागरूक होगी, उन्हें अपने राइट्स पता होंगे तो वो अपने लिए लड़ पाएंगी। पर उन्हें बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि बस उन्हें घर में ही रहना है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का दर्जा पुरुषों के बराबर नहीं है। उन्हें बस यही सिखाया जाता है बचपन से कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, ये लड़कों का काम है, ये लड़कियां नहीं कर सकती। उनकी नींव ही ऐसे ही रखी जाती है कि बस वो ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती। पर महिला अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। वो पायलट बन सकती है, जज बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। पर इसके लिए
हमें और हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। ये जो समाज की ढकियानुची सोच है उसे बदलना पड़ेगा और महिलाओं के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारी सारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो तभी हमारा विकास संभव है, और हमारा विकास संभव जब भी हो पाएगा जब महिलाएं सशक्त होगी। कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ ही देवता निवास करते हैं। हमने अधिकांश देखा है कि महिलाओं को के प्रति बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, और क्रूरता करने वाले उनके घर वाले या उनके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ही होते हैं अधिकांश, जो महिलाओं के प्रति क्रूरता करते हैं। उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और इतना टॉर्चर करते हैं ताकि वो मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा हैरेस हो जाती है कि वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेती है। कहीं कहीं केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हमारे आईपीसी में कई प्रकार के सेक्शन हैं जिससे महिला का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। जैसे सेक्शन 498A है जो क्रूरता के बारे में बताता है। जो भी महिला और महिला के हस्बैंड और रिलेटिव्स रहते हैं उनके प्रति जो अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उसके विषय में बात करता है। और डाउरी डेथ 304B सेक्शन है आईपीसी में, और सेक्शन 498A क्रूरता के बारे में बताता है। ऐसे कई हेल्पिंग सेक्शन हैं महिलाओं के लिए जिससे महिलाएं अपना प्रोटेक्शन कर सकती है, आगे आ सकती है। पर महिला शिक्षित नहीं है और जागरूक नहीं है तो वो इस फील्ड में आगे नहीं आ पाती है और अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माई सेल्फ प्रियंका चौहान। इमोरल ट्रैफिकिंग, देह व्यापार, यह एक ऐसा घृणित शब्द है जिसे कोई सुनना और कहना पसंद नहीं करता। वेश्यावृत्ति एक ऐसा दलदल है जहां महिला एक बार फंस जाती है तो उसमें जुड़ती ही जाती है। अगर वो बाहर आती भी है इस दलदल से तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें घृणित नज़रों से देखता है, उन्हें कई तरीके के अपमान सहने होते हैं। अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहे तो भी उन्हें कई तरीके से रोका जाता है। यह बहुत 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 बुरा है किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि कोई अगर सुधरना चाहता है तो उसे आगे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे इतना घृणित नज़रों से देखना चाहिए। वेश्यावृत्ति को सरकार को लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर गंदगी, सारी समाज की गंदगी किसी एक जगह पर इकट्ठी हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम देखते हैं कहीं मोहल्ले में, कहीं चौल में या कहीं पर भी ऐसे कमरों में गलत कार्य होते हैं तो इससे आसपास के बच्चों पर, समाज पर, महिलाओं पर कई तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। ये समाज के लिए बहुत ही बुरा है। अगर सरकार किसी एक जगह पर इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके ऐसा वेश्यावृत्ति चलाया जाए तो कई तरीके के अपराध रुकेंगे, जैसे बलात्कार। हम देखते हैं हाल ही में कितने ही घटनाएं हुई है। आजकल बच्चों का 2.5 साल, 2 साल, 3 साल तक के बच्चों का शोषण हो रहा है। पता नहीं लोग इनमें क्या देखते हैं। बच्चों में मतलब कहीं ना कहीं इंसान की नीड्स पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो ऐसे कार्य कर रहा है। वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा, महिलाओं को नहीं छोड़ रहा। कई बार महिलाओं का घर में भी शोषण हो जाता है और महिलाएं कई बार बोल नहीं पाती क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। मेरा यह मानना है कि सरकार को इसे लीगल करना चाहिए। जो हमारे देश की संसद है जहाँ पर महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, वहाँ पे वो इस वेश्यावृत्ति के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, उन्हें लीगल करने का प्रयास करें ताकि देश में बलात्कार की घटनाएं जल्द से जल्द कम हो।